संती एक 25 साल का लड़का है जो सैंड माइन में खूब मेहनत करता है। पैसे ज्यादा नहीं मिलते, लेकिन वह अपनी माँ के बारे में हमेशा सोचता है और कभी कभी उसके लिए छोटे छोटे गिफ्ट भेजता है। एक बार शिपिंग के दाम अचानक बढ़ गए और संती के पास इतने पैसे नहीं बचे कि वह गिफ्ट भेज सके। उसने गिफ्ट का वजन कम किया, लेकिन फिर भी सिर्फ 3 बिस्किट ही भेज पाया। लेकिन पैकेज वाले ने कहा कि मिनिमम चार्ज 50 आरर्स है, जो संती के बस का नहीं था। बहुत मायूस होकर उसने वो बिस्किट खुद खा लिए। उसके बाद उसे पता चला कि टैलेंडिया के एक बड़े अमीर आदमी की कॉन्फ्रेंस होने वाली है। ये कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट्स के लिए थी, लेकिन संती चुपके से वहाँ चला गया। वहाँ उसने एक आदमी से मुलाकात की जिसका नाम था मिस्टर कैनन। कैनन एक गरीब घर से था, लेकिन अब टैलेंडिया का सबसे अमीर आदमी बन गया था। उसने कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर अमीर बनना है तो लाइन में सबसे आगे खड़ा होना पड़ेगा। संती ने पूछा, पैसे नहीं हैं तो आगे कैसे खड़े हों? कैनन ने जवाब दिया, पैसे तो हवा में हैं, बस उन्हें देखने का तरीका ढूंढो। हर किसी को कुछ चाहिए होता है, तुम्हें बस उसे बेचना है। इस बात ने संती के दिल में एक नई आग जला दी। जब वह काम पर वापस गया, वह पहले जैसा नहीं रहा। अब उसके दिमाग में एक बड़ा आइडिया था जो उसकी माइन को बचा सकता था। संती की सैंड माइन के बायर्स कम दाम दे रहे थे, लेकिन संती ने एक नया प्लान बनाया। उसने सीखा कि अगर तुम्हारे पास पूरा मार्केट है तो दाम तुम डिसाइड करते हो। ये होता है मोनोपोली। अगली मीटिंग में संती ने बायर से कहा, हमने सारी सैंड माइंस के साथ डील कर ली है, अब तुम्हें हमारे दाम देने पड़ेंगे, नहीं तो सैंड नहीं मिलेगा। बायर ने धमकी दी कि वह दूसरे स्टेट से सैंड खरीद लेगा, लेकिन संती ने कहा, वहां से लाओगे तो भी ज्यादा खर्चा होगा। आखिर में बायर मान गया और डील हो गई। संती का बॉस इतना खुश हुआ कि उसने संती की सैलरी 10 गुना बढ़ा दी और उसे माइन का मैनेजर बना दिया। संती के लिए यह काफी नहीं था। उसने अपने बॉस से कहा, मुझे मैनेजर नहीं और बड़ा बनना है। उसने बॉस से 1 लाख रुपए मांगे और 1 साल का बिजनेस प्लान दिया। बॉस ने हाँ कर दी। संती ने अपनी पहली बड़ी कमाई से अपनी माँ के लिए ढेर सारी बिस्किट भेजी। माँ ने कहा, अब पैसे बचा ले, लेकिन संती ने बताया कि उसका प्रमोशन हो गया है और अब वह खूब पैसे कमा रहा है। उसने बॉस को थैंक्स कहा, लेकिन मैनेजर का पोस्ट ठुकरा दिया क्योंकि उसके सपने और बड़े थे। उसने कहा, मैं गरीब घर से हूँ, जहाँ मेरे पास जूता भी नहीं था और खाना पकड़ने के लिए शिकार करना पड़ता था। बस मैं गरीबी से तंग आ चुका हूँ। उसने अपने आइडिया को आगे बढ़ाया और बोला, मैं सब कुछ रिस्क कर दूंगा, बस अमीर बनूंगा। इसके बाद संती शहर चला गया और टूरिस्ट गाइड का काम शुरू किया। वहाँ उसने खूब मेहनत की और पैसे जोड़ने लगा, लेकिन उसे पता चला कि जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है वह हमेशा सबसे ज्यादा नहीं कमाता। एक दिन उसकी मुलाकात एक वीआईपी टूरिस्ट गाइड जिमी से हुई, जो अमीर लोगों के साथ काम करता था और 1 महीने में उतना कमाता था जितना संती पूरे साल में। संती ने उससे कहा, मुझे अपने साथ काम करने दो। जिमी ने कहा, इतना आसान नहीं है, लेकिन संती ने जिद की और अपने सारे पैसे 1 मिलियन बाट दांव पर लगा दिए, बस जिमी के साथ काम करने के लिए। संती का पहला वीआईपी क्लाइंट मुश्किल था। वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी था और संती की बात नहीं सुन रहा था। क्लाइंट की गर्लफ्रेंड ने संती से एक खास लिपस्टिक मंगवाई। संती ने एक सुंदर लड़की को देखा और उसका लिपस्टिक परफेक्ट लगा। उसने उसे लिपस्टिक खरीदने के लिए कहा, लेकिन लड़की ने डबल दाम मांगा। संती के पास इतने पैसे नहीं थे, तो उसने एडवांस दिया और कहा कि बाकी पैसे रात को देगा, बस उसे दोबारा मिलने के लिए। लेकिन जब वह क्लाइंट के होटल पहुंचा, क्लाइंट ने कहा, तुम जा नहीं सकते, एक आखिरी काम करना है। क्लाइंट ने एक अजीब सी बात कही जो संती को पसंद नहीं आई। संती ने क्लाइंट की बात मान ली, लेकिन उसने कहा, मैं ऐसा गंदा काम नहीं करता। क्लाइंट ने कहा, अगर मेरी बात मानी तो एक अपार्टमेंट खरीदूंगा। संती ने क्लाइंट को अपार्टमेंट्स के फोटो दिखाए, लेकिन क्लाइंट ने कहा, ये तो बेकार है, कोई नहीं खरीदेगा। पता चला कि जिमी ने संती को बेकार अपार्टमेंट्स के पेपर दे दिए। क्लाइंट ने संती को ट्रिपल पैसे ऑफर किए और अपने दोस्तों से मिलवाया ताकि वे भी अपार्टमेंट्स खरीदें। अगले दिन जब संती होटल पहुंचा, वह सुंदर लड़की जिसका लिपस्टिक लिया था जा चुकी थी। उसने रिसेप्शनिस्ट के पास एक नोट छोड़ा जिसमें संती को धोखेबाज कहा। संती चाइना गया और क्लाइंट के दोस्तों को अपार्टमेंट्स बेचने की कोशिश की। वहां उसकी मुलाकात दोबारा मिस्टर कैनन से हुई, लेकिन कैनन उसे मुश्किल से याद किया। क्लाइंट ने संती का मजाक उड़ाया और कहा कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी है। संती ने अपार्टमेंट्स के बारे में बात शुरू की, लेकिन क्लाइंट के दोस्त गुस्सा हो गए और उसे नहीं सुनना चाहा। क्लाइंट ने कहा, अगर मजा नहीं करना तो निकल जाओ। संती ने कहा, मैं काम करने आया हूँ। क्लाइंट ने संती को 3 शॉट्स पीने की शर्त लगाई, अगर जीता तो एक अपार्टमेंट खरीदेगा। संती ने शर्त के बारे में नहीं सोचा और सीधा अपार्टमेंट्स बेचने लगा। इससे क्लाइंट के दोस्त और भी गुस्सा हो गए। क्लाइंट ने कहा, जाओ, मुझे तुम पर तरस आ रहा है, इसलिए एक अपार्टमेंट खरीदूंगा। संती को यह बात बुरी लगी, लेकिन उसने शर्त बढ़ा दी, 20 शॉट्स पीने पर 20 अपार्टमेंट्स खरीदने की बात। क्लाइंट के दोस्तों ने क्लाइंट को शर्त एक्सेप्ट करने को कहा। क्लाइंट ने एक और तेज ड्रिंक निकाला। संती ने जोश में पीना शुरू किया। मिस्टर कैनन वहां था और उसने संती की मदद के लिए पानी की बोतलें भेजी, लेकिन क्लाइंट ने कहा, अगर मदद ली तो शर्त कैंसिल। लोग संती के जोश को देखकर खुश थे, लेकिन 10 शॉट्स के बाद वह बेहोश हो गया। क्लाइंट ने उसे पानी डालकर जगाया। संती को अपना गरीब बचपन याद आया, जहां उसे शिकार करके खाना पड़ता था। उसने दोबारा पीना शुरू किया और पूरा पी गया, लेकिन फिर से बेहोश हो गया। अगले दिन जब वह उठा, सब जा चुके थे। क्लाइंट ने फोन करके संती को डांटा, लेकिन कहा कि मजा आया। उसने संती से अपने कुत्ते का प्लेट भेजने को कहा। जब संती पैकेट लिया गया
उसे पता चला कि चाइना में शिपिंग के दाम बहुत कम हैं। इससे उसके दिमाग में एक बड़ा आइडिया आया। ये तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। जब संती वापस अपने देश लौटा, उसे मिस्टर कैनन ने पहचाना और उसके लिए फर्स्ट क्लास फ्लाइट का टिकट खरीद दिया। कैनन ने कहा, तुम में बहुत दम है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ काम करने का मौका दूंगा। लेकिन संती ने इनकार कर दिया। उसने कहा, अब मैं किसी के लिए काम नहीं करूंगा, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है और मैं लाइन में सबसे आगे खड़ा हूंगा। कैनन यह सुनकर इम्प्रेस हुआ और उसने संती से सारे अपार्टमेंट्स खरीद लिए, बस उसका आइडिया सुनने के लिए। संती ने अपना प्लान बताया, चाइना जैसी एक्सप्रेस शिपिंग सर्विस टेल इंडिया में शुरू करना। कैनन को यह आइडिया पसंद आया और दोनों ने साथ में काम शुरू किया। दोस्ती के तोहफे के रूप में कैनन ने संती को एक महंगी घड़ी दी। संती ने घड़ी एक्सेप्ट की और वादा किया कि वह इसके लायक बनेगा। जब चाइनीज टीम से मीटिंग हुई तो वहाँ वह लड़की थी जिसका लिपस्टिक संती ने खरीदा था। उसका नाम था जियो। जियो संती से अब भी नाराज थी क्योंकि उसे लगा कि संती ने उसे धोखा दिया। वह उसकी हर बात में नुक्स निकालती थी और ठंडे ठंडे जवाब देती थी। लेकिन बाकी टीम मेंबर्स संती के आइडिया में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे, पर चाइनीज बॉस को यकीन नहीं था कि संती इतना बड़ा प्रोजेक्ट चला पाएगा। संती ने अपनी कहानी सुनाई। बचपन में वह इतना गरीब था कि 2 महीने तक पैसे जोड़कर इंस्टेंट नूडल्स खरीदता था। एक बार शहर गया तो पता चला कि वहाँ नूडल्स सस्ते हैं क्योंकि शिपिंग का खर्चा कम है। उसने कहा, मेरा सपना है कि गांव के लोग भी शहर के दाम पर चीजें खरीद सकें। इस कहानी से बॉस को थोड़ी सी तसल्ली मिली, लेकिन जियो ने कहा, थोड़ी और जांच करनी होगी। संती बेचैन था। उसने चाइनीज टीम के लिए टूरिस्ट गाइड का काम किया ताकि जियो से बात करके डील रोकने का रीजन जान सके। जियो ने कहा, तुम बहुत जल्दबाजी में दिखते हो और मुझे पता चला कि तुमने लोगों को पैसे देकर फेक पैकेज भेजने को कहा ताकि मार्केट बड़ा लगे। संती ने पहले इनकार किया लेकिन बाद में मान लिया कि यह सच है। कैनन ने संती को कहा, यह गलत नहीं था, बस ये गलत था कि तुम पकड़े गए। कैनन ने संती को एक चेक दिया ताकि वह जियो को रिश्वत देकर डील पक्की कर ले। लेकिन तभी संती के गांव से फोन आया। उसका छोटा भाई अरेस्ट हो गया था। संती अपने भाई को छुड़ाने गया और उससे कहा, अब से मुश्किल में मत पड़ना, माँ के बारे में सोच। भाई ने जवाब दिया, मैं तो माँ के साथ था, तू तो शहर चला गया। ये सुनकर संती गुस्सा हुआ, लेकिन उसने भाई को पैसे दिए ताकि वह और गलती न करे। भाई ने पैसे फेंक दिए और कहा, तू बिल्कुल बाप जैसा है, कभी कभी आता है, पैसे देकर चला जाता है। इस बात ने संती को बहुत चुभा। उसने जियो को रिश्वत देने के बजाय उससे माफी मांगी और एक और मौका देने की गुजारिश की। अगले दिन मीटिंग थी। संती ने शैंपेन खरीद ली थी, लेकिन दिल में डर था। मीटिंग में जियो ने खुशखबरी दी, डील पक्की हो गई। थंडर एक्सप्रेस के लिए 50 ब्रांचेस खुलने वाली थी। संती ने अपनी टीम के साथ जश्न मनाया। कैनन ने भी उसकी तारीफ की। बाद में संती ने अपनी माँ को फोन किया, लेकिन उसे बताने का टाइम नहीं मिला। अगले दिन जियो अपने देश लौटने वाली थी। संती ने उससे पूछा, तूने डील क्यों अप्रूव की? जियो ने कहा, हर कोई दूसरे मौके का हकदार है। संती खुश हुआ और उसका नंबर मांगा। जियो ने नंबर दिया, लेकिन कहा, सिर्फ काम के लिए बात करना, मेरा बॉयफ्रेंड है। संती ने फिर भी उसे एक गिफ्ट भेजा और लिपस्टिक के बाकी पैसे भी चुकाए। इसके बाद संती ने अपने बाप से नाता तोड़ने का फैसला किया। वह उसके पास गया और अपना पुराना घर खरीद लिया ताकि माँ और भाई का ख्याल रख सके। उसने कहा, अब मैं आपकी जरूरत नहीं हूँ। काम पर वापस आने के बाद संती ने मजदूरी शुरू की क्योंकि वह ब्रांचेस जल्दी खोलना चाहता था। लेकिन जियो ने बुरी खबर दी। कैनन ने कंपनी में ज्यादा पैसा लगाया और संती के 19% शेयर्स को 1.9% कर दिया। कैनन ने यह सब अपने बेटे को कंपनी का हेड बनाने के लिए किया। संती गुस्सा हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। संती ने कैनन से कहा, मैं अपनी कंपनी बनाऊंगा जो तुम्हारी कंपनी से 10 गुना बड़ी होगी। कैनन ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, तू एक मक्खी से ज्यादा नहीं बनेगा। संती ने जियो से एक नई टीम बनाने की बात की। उसने लुइगी से मुलाकात की जो एक जबरदस्त प्रोग्रामर था, लेकिन उसकी कंपनी भी धोखे से चली गई थी। संती ने लुइगी को वादा किया, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन लुइगी अनोखा था और उसने कहा, तू मेरे लिए ठीक नहीं है। वह कैनन के बेटे से मिलने वाला था जो उसे अपनी ऐप बनाने के लिए बोल रहा था। लुइगी ने देखा कि कैनन का बेटा बेवकूफ है और उसे कुछ नहीं पता। उसने कैनन के साथ काम करने से इनकार कर दिया। संती उसे एयरपोर्ट छोड़ने गया, लेकिन रास्ते में उसने लुइगी को रोका और कहा, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। उसने कहा, हर सेकंड जो हम काम नहीं कर रहे, हम पैसे गंवा रहे हैं। लुइगी हंस पड़ा और बोला, तू सच में पागल है, इसलिए मैं तेरे साथ काम करूंगा क्योंकि मैं भी थोड़ा पागलपन रखता हूँ। संती खुशी से झूम उठा और जियो को बताया बन गया। जियो की अपनी परेशानी थी, उसके पापा पर फ्रॉड का केस था और वह अपने अमीर बॉयफ्रेंड के पैसे नहीं लेना चाहती थी। उसने शादी 2 साल तक पोस्टपोन कर दी क्योंकि वह संती के साथ कंपनी में काम करके पैसे कमाना चाहती थी। जियो अपने पापा का कर्ज चुकाने और घर वापस लेने के लिए संती की कंपनी में पूरा दम लगाना चाहती थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड से कहा, जब कंपनी सफल हो जाएगी तब शादी करूंगी। संती और लुइगी ने अपनी टीम बनानी शुरू की। लुइगी बहुत चुनिंदा था। वह अजीब से सवाल पूछता था ताकि देखे कि कौन प्रेशर झेल सकता है। जो भी इंटरव्यू के लिए आई उसने कहा, मुझे सैलरी नहीं, कंपनी के शेयर्स दो क्योंकि मैं सब कुछ दांव पर लगा दूंगी। लुइगी को यह आइडिया पसंद नहीं था, लेकिन संती ने कहा, वह हमारी तरह ही डेस्परेट है, इसलिए वह काम करेगी। कैनन अपने बेटे पर प्रेशर डाल रहा था कि वह जल्दी काम करे, लेकिन उसका बेटा आलसी था। संती की टीम ने एक बिल्डिंग में काम शुरू किया जहां लुइगी ने अपनी टीम से कहा, तुम्हें 3 दिन में ऐप की पहली इंटरफेस बनानी है। ये बहुत मुश्किल था, लेकिन लुइगी एक सख्त बॉस था। संती और जियो इन्वेस्टर्स ढूंढने के लिए हर पार्टी, मीटिंग या किसी भी जगह जाते थे जहां अमीर लोग होते थे। उन्हें यकीन था कि कोई ना कोई उनके आइडिया में पैसा लगाएगा, लेकिन कोई भी नई कंपनी पर भरोसा नहीं कर रहा था। फिर भी संती का हौसला नहीं टूटा। उसने कहा, कहीं ना कहीं एक अमीर आदमी हमारा पोटेंशियल देखेगा। लेकिन तभी कैनन की कंपनी ने अपनी कंपनी लॉन्च कर दी। वह संती के आइडिया का इस्तेमाल करके उन्हें पीछे छोड़ना चाहते थे। कैनन की कंपनी ने संती की कहानी को अपना स्लोगन बनाया, जिससे संती गुस्सा हो गया।
लेकिन उसने इस गुस्से को अपनी ताकत बनाया और कहा, मैं कैनन की कंपनी को तबाह कर दूंगा। ऑफिस वापस आने पर एक प्रोग्रामर लड़की रोती हुई बाहर निकली। लुइगी ने उसे निकाल दिया क्योंकि वह अपनी बीमार मां से मिलने के लिए छुट्टी मांग रही थी। इससे टीम में बड़ा झगड़ा हो गया। लुइगी को लगा कि अगर इन्वेस्टर्स नहीं मिले तो उनका सारा काम बेकार जाएगा। तभी जो को एक कॉल आई। कोई इन्वेस्टर उन्हें मिलना चाहता था। संती, जियो और लुइगी इन्वेस्टर से मिलने गए। इन्वेस्टर जाने वाली थी लेकिन उन्होंने उसके साथ बात करने के लिए 2 टिकट खरीद लिए। इन्वेस्टर ने उनका एफर्ट देखा और 5 मिनट का टाइम दिया। संती ने अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया लेकिन इन्वेस्टर ने कहा, मुझे ये सब सुनने की जरूरत नहीं, मैं तुम में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे बताओ तुम कैनन की कंपनी को कैसे हराओगे। संती ने कहा, हम डोर टू डोर डिलीवरी करेंगे जिससे हम किसी को भी पीछे छोड़ देंगे। इन्वेस्टर इंप्रेस हो गई और बोली, मैं पैसे दूंगी लेकिन मुझे कंपनी का 30% चाहिए। संती तुरंत हाँ बोलना चाहता था लेकिन लुइगी ने रोका। लुइगी ने कहा, 30% देना मतलब कंपनी बेच देना है। संती ने इन्वेस्टर को सिर्फ 15% ऑफर किया। इन्वेस्टर ने कहा, ये काफी नहीं है और चली गई। टीम के लिए यह बड़ा झटका था क्योंकि वह इन्वेस्टर उनकी आखिरी उम्मीद थी। लेकिन थोड़ी देर बाद इन्वेस्टर ने कॉल किया और कहा, मैं 15% में मान गई लेकिन कंपनी का नाम बदल दो। टीम ने खूब मेहनत की और प्रोजेक्ट लॉन्च के लिए तैयार हो गए। जश्न मनाने के लिए संती अपनी टीम को पिकनिक पर ले गया लेकिन लुइगी एक काम का दीवाना था, वह रिलैक्स नहीं कर पाया। पिकनिक के बाद संती, जो और टीम वापस आए। एक रात जब बारिश हो रही थी, जो ने कहा, हम जो कर रहे हैं वह तूफान का पीछा करने जैसा है। संती ने जवाब दिया, इसलिए तो यह आसान है क्योंकि कोई और इसकी हिम्मत नहीं करता। इसी से उनकी कंपनी का नाम बना थंडर एक्सप्रेस। लॉन्च के लिए सब कुछ तैयार था, बस डिलीवरी वाले चाहिए थे। तभी संती के पुराने दोस्त जो पहले पहाड़ों में साथ काम करते थे आ गए। वह मोटरसाइकिलिस्ट थे और दिखते तो गुंडे जैसे थे लेकिन दिल के सच्चे थे। संती ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया। संती के दोस्त के साथ उसका छोटा भाई मोंटी भी आया। संती को यह पसंद नहीं था क्योंकि वह चाहता था कि मोंटी अपनी माँ के पास रहे और पढ़ाई करे, लेकिन मोंटी भी अपने बड़े भाई की तरह सफलता पाना चाहता था। अगले दिन थंडर एक्सप्रेस का लॉन्च होने वाला था। उन्होंने एक बड़ी एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाई। थंडर एक्सप्रेस डोर टू डोर डिलीवरी के साथ मार्केट में धूम मचाने वाला था। हर मोटरसाइकिलिस्ट एक छोटी सी ब्रांच की तरह काम करेगा जिससे उनकी ब्रांचेस कैनन की कंपनी से ज्यादा होंगी। लॉन्च के दिन थंडर एक्सप्रेस ने पहले दिन ही 4000 पैकेजेस के ऑन ऑर्डर लिए। लोगों ने उन्हें मौका दिया लेकिन मुश्किल भी आई। बहुत सारे पैकेजेस फेक एड्रेसेस जैसे खाली घर या खाली प्लॉट्स पर भेजे गए। इन एड्रेसेस तक जाना मुश्किल था और डिलीवरी वाले खूब फ्यूल वेस्ट कर रहे थे। यह सब कैनन की कंपनी का प्लान था ताकि थंडर का खर्चा बढ़े और वह हार जाए। उनका वेयरहाउस भी फेक पैकेजेस से भरने लगा। संती ने देखा कि यह फेक पैकेजेस कैनन की चाल थी। कैनन जानता था कि संती एक बड़ा खतरा है। उसने अपने बेटे को एक पेंटिंग दिखाई जो एक गरीब लड़के ने ग्रीस से बनाई थी क्योंकि उसके पास कैनवास के पैसे नहीं थे। कैनन ने कहा, गरीबी लोगों को क्रिएटिव बनाती है और संती के पास वह क्रिएटिविटी है, इसलिए उसे रोकना जरूरी है। इधर संती को एक और झटका लगा। एक क्लाइंट ने उसे परफ्यूम की लेट डिलीवरी के लिए पीट दिया। संती ने वादा किया कि वह 3 दिन में प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। संती ने रात भर सोचा कि फेक पैकेजेस का क्या करे। जियो ने उससे कहा, तू बिल्कुल अपने बाप जैसा है, हमेशा सब कुछ या कुछ भी नहीं। संती ने इसकी तारीफ मानी और कहा, जीतने का एक ही तरीका है, हार नहीं मानना। उसने पैटर्न ढूंढा। सारे फेक एड्रेसेस बैंक से जब्त की गई प्रॉपर्टीज के थे। संती ने इन एड्रेसेस को ब्लॉक कर दिया जिससे फेक पैकेजेस बंद हो गए। लेकिन वह यही नहीं रुका। उसने अपनी टीम को एक बड़ा बोनस ऑफर किया अगर वह कैनन के क्लाइंट्स चुरा ले। इस तरह संती ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक जबरदस्त जंग शुरू की। वह बड़े बड़े क्लाइंट्स के पीछे गया। एक औरत जो हर हफ्ते ढेर सारे सोफे बेचती थी उससे मिली। संती ने उससे कहा, मुझ पर भरोसा करो, जब हम देश की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी बन जाएंगे तब मैं तुम्हें पूरे साल फ्री डिलीवरी दूंगा। औरत मान गई और बोली, मैं देखूंगी कि तू अपना वादा पूरा करता है या नहीं। संती की टीम ने हर तरह के ट्रिक्स लगाए और नए क्लाइंट्स जोड़े जिससे उन्होंने बोनस जीत लिया। सब कुछ ठीक चलता दिख रहा था लेकिन कैनन खुश नहीं था और इसलिए उसका बेटा भी नहीं। कैनन ने संती को एक पैकेज भेजा जिसमें लिखा था, तू सिर्फ एक मक्खी है। इससे संती और गुस्सा हो गया। उसने सारे फेक पैकेजेस जला दिए जिससे उसकी जीत का एक निशान बना। टाइम के साथ थंडर एक्सप्रेस ने खूब तरक्की की। उन्होंने अपनी कमाई से नए इक्विपमेंट खरीदे और कंपनी को और बड़ा करने का प्लान बनाया। एक कंपनी जो देश के नॉर्थ ईस्ट में काम करती थी उनके साथ डील करने को तैयार नहीं थी। उसका ओनर बहुत शक्की था और संती पर भरोसा नहीं करता था। लेकिन संती ने उसे एक पार्टी में बुलाया जहां उसने देखा कि संती अपने वर्कर्स के साथ दोस्त जैसा बिहेव करता है। यह देखकर ओनर इंप्रेस हुआ और थंडर एक्सप्रेस के साथ डील कर ली। इस डील के बाद थंडर एक्सप्रेस देश की सबसे ज्यादा कवरेज वाली शिपिंग कंपनी बन गई और नंबर 1 बनने के एक कदम और करीब पहुंच गई। एक रात जब पार्टी खत्म हुई, संती और जियो अकेले रह गए। दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। जियो ने कहा, हमारी कंपनी इतनी बड़ी हो रही है, शायद मैं जल्दी रिटायर कर सकती हूँ। संती ने कहा, मैं नहीं चाहता कि तू जाए, लेकिन तेरा सपना समझता हूँ। जियो ने अपना सपना बताया। वह अपने फियांसी से शादी करके एक छोटे से घर में अपने बच्चे को पालना चाहती थी। उसने कहा, यह कंपनी हमारा बच्चा है और इसे बड़ा होते देखना मुझे खुशी देता है। संती ने कहा, तू मत जा, हम साथ में इसे बड़ा करेंगे। लेकिन तभी लुइगी ने उलटी कर दी और यह रोमांटिक मोमेंट खराब हो गया। अगली सुबह चाइनीज इन्वेस्टर थंडर एक्सप्रेस के ऑफिस आया। कैनन का बेटा सोच रहा था कि इन्वेस्टर उसकी तारीफ करेगा, लेकिन इन्वेस्टर गुस्सा था
क्योंकि उनकी कंपनी एक नई कंपनी से हार रही थी जिसके पास कम पैसा था। उसने कैनिन के बेटे को कहा, काम जल्दी करो नहीं तो तुम्हें निकाल दूंगा। इधर संती और जियो के बीच थोड़ी सी अवॉइडेंस थी क्योंकि कल रात का मोमेंट खराब हो गया था, लेकिन उनके पास वक्त नहीं था क्योंकि कैनिन ने फिर से गंदा खेल खेला। उसने अथॉरिटीज के साथ मिलकर थंडर एक्सप्रेस की कई ब्रांचेस बंद करवा दी, लेकिन संती ने हार नहीं मानी। उसने हर बंद ब्रांच के बदले 2 नई ब्रांचेस खोल दी और अपने प्राइसेस 25 रुपए से घटाकर 19 रुपए कर। इसके बाद कैनिन ने संती को फोन करके छेड़ा, प्राइस वॉर शुरू मत कर, तेरी छोटी कंपनी इससे बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन संती ने कहा, मैं यह वॉर नहीं शुरू कर रहा, बस ये प्राइस हमेशा के लिए रखूंगा जब तक तुम्हें हरा नहीं देता। जियो जब यह सुनी तो गुस्सा हो गई। उसने कहा, इतने कम दाम से हमें प्रॉफिट नहीं होगा, हम अपने खर्चे भी नहीं निकाल पाएंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कंपनी सिर्फ 4 महीने और चल पाएगी। संती ने कहा, मुझ पर भरोसा रखो, हम इस दौरान और इन्वेस्टर्स ढूंढ लेंगे। लेकिन जियो को लगा कि संती के पास कोई सॉलिड प्लान नहीं है, वह बस अंधेरे में तीर चला रहा है। वह गुस्सा थी, लेकिन कंपनी को बचाने के लिए उसने बजट कट्स करने का फैसला किया। बजट कट्स से टीम में बड़ा हंगामा हुआ। वर्कर्स को ज्यादा काम करना था लेकिन कम सैलरी मिल रही थी। पहली हफ्ता तो ठीक रहा लेकिन टेंशन बढ़ रहा था। उसी रात जियो का फियांसी उससे मिलने आया। संती ने कहा, मैं भी साथ चलूंगा, तेरा फियांसी से मिलना चाहता हूँ। जियो ने हाँ कर दी। रात के डिनर में संती ने देखा कि जियो अपने फियांसी के साथ बिल्कुल अलग है, हंसमुख और नरम। ऑफिस में वह सख्त और ठंडी है। डिनर के बाद संती ने अपनी कंपनी की तारीफ की और कहा, जियो के बिना यह सब मुमकिन नहीं था। उसने जियो से कहा, थोड़ी और मेहनत करो। लेकिन जियो के फियांसी ने कहा, 5% शेयर्स बेच दो, इससे कंपनी के लिए पैसे मिल जाएंगे। जियो ने कहा, इसकी जरूरत नहीं है। ये सुनकर उसका फियांसी गुस्सा हो गया। उसने कहा, तुमने वादा किया था कि 2 साल में शादी करोगी, लेकिन कंपनी के फाइनेंस देखो, प्राइस वॉर के साथ तुम सिर्फ कुछ महीने चल पाओगे। वह डर गया कि जियो का सारा एफर्ट बेकार जाएगा। होटल में फियांसी ने कहा कि वह जा रहा है क्योंकि थंडर का सक्सेस एक बड़े लक पर डिपेंड करता है। अगले दिन चीजें और भी खराब हो गईं। डिलीवरी वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी। संती ने समझाने की कोशिश की लेकिन उसका भाई भी उसके खिलाफ था। कई वर्कर्स रिजाइन कर रहे थे और संती के कुछ दोस्त कंपनी से चोरी कर रहे थे। संती के लिए यह मुश्किल वक्त था। उसने अपने दोस्तों को चोरी के लिए माफ नहीं किया क्योंकि अगर वह छोड़ देता तो बाकी वर्कर्स का रिस्पेक्ट खो देता। इस वक्त रिस्पेक्ट खोना कंपनी के लिए खतरनाक था। ऊपर से कैनिन की कंपनी ने एक सेफ पैकेज कैंपेन लॉन्च की जो थंडर के जले हुए पैकेजेस के वीडियो लीक होने के बाद आई। इससे थंडर की बदनामी हुई। संती ने समझाने की कोशिश की लेकिन कैनिन ने मीडिया को खरीद लिया था। संती बिल्कुल टूट गया। उसे लगा वह हार जाएगा, लेकिन जियो ने संती को हौसला दिया। उसने कहा, तू हार नहीं सकता क्योंकि अगर तू हारा तो हम सब हार जाएंगे। ऑफिस से निकलते वक्त संती की कार के बोनेट पर एक बुलेट थी जिसमें लिखा था, तेरी जिंदगी की यह कीमत है। संती डर गया और ऑफिस से बाहर नहीं निकलना चाहता था, लेकिन तभी एक बड़ा मौका आया। एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर देश में अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था और एक शिपिंग कंपनी ढूंढ रहा था। सारी शिपिंग कंपनियां एक कंपटीशन में थीं, जहां उन्होंने शैंपेन ग्लासेस भेजी थीं। जो ग्लासेस टूटे बिना पहुंचेंगी वह कंपनी अगले राउंड में जाएगी। थंडर एक्सप्रेस की ग्लासेस अभी तक नहीं पहुंची थी। संती को लगा कि डिलीवरी वर्कर्स की कमी की वजह से यह हो रहा है, लेकिन असल में एक डिलीवरी बॉय गलत बिल्डिंग में चला गया था। जब ग्लासेस खोली गई तो सब ठीक थी और थंडर एक्सप्रेस अगले राउंड में चली गई। अगला राउंड था एशिया का सबसे बड़ा इवेंट 11.11, जहां सबसे ज्यादा सेल्स होती हैं। जो कंपनी इसमें सबसे ज्यादा पॉइंट्स जीतेगी वह कॉन्ट्रैक्ट जीत जाएगी। लेकिन 11.11 अभी दूर था और थंडर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह तब तक चल सके। उन्होंने इन्वेस्टर से और पैसे मांगे। इन्वेस्टर ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे और 15% शेयर्स दो ताकि मेरा टोटल 30% हो जाए। जो मान गई, लेकिन संती और लुईगी ने इनकार कर दिया। तब यह सुनकर श्याओ ने कहा, हम इस तरीके से नहीं बैठ सकते, मैं बैंक से एक बार फिर से जाकर बात करती हूँ। इसके बाद यहाँ पर सेंटी ने अपने सीसीटीवी में देखा कि उसके कार पर वो गोली उसके छोटे भाई ने रखी थी। तो फिर यहाँ पर सेंटी अपने घर गया और उसने अपने भाई से पूछा कि आखिर तुम चाहते क्या हो, और उसने वह गोली उसके सामने रख दी। तब उसके छोटे भाई ने बोला कि तुम हमारे सामने जो बोसगिरी करते हो, जबकि सारा काम तो हम लोग करते हैं, लेकिन फिर भी तुमने हमारी सैलरी कम कर दी और ऊपर से तुमने अपने सबसे पुराने दोस्तों को भी एक गलती की वजह से नौकरी से निकाल दिया। यह गोली तुम्हें दिखाने के लिए थी कि कल को कुछ भी हो सकता है। संती ने अपने भाई को एक मौका दिया। उसने बुलेट उसके सामने रखी और कहा, अगर धमकी देनी थी तो अब पूरी कर, गोली चला दे। उसका भाई डर गया और बोला, ऐसे मजाक मत कर। संती ने कहा, मरना आसान है लेकिन लड़ते रहना असली हिम्मत है। उसने अपने भाई को डिलीवरी टीम का लीडर बना दिया, लेकिन यह कोई इनाम नहीं था। वर्कर्स को लगा कि भाई ने उन्हें धोखा दिया और वह उसे अपना नहीं मानते थे। इधर कैनिन ने संती के साथ एक और गंदा खेल खेला। उसने थंडर एक्सप्रेस को खरीदने की ऑफर दी और कहा, मैं तुम्हें कंपनी की कीमत से 20% ज्यादा दूंगा। तुम्हारी फाइनेंशियल हालत मुझे पता है, तुम सिर्फ कुछ महीने चल पाओगे। संती गुस्सा हो गया
उसे लगा जियो ने कंपनी के सीक्रेट्स लीक किए। जियो ने कहा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। संती ने मान लिया, लेकिन उसने केनिन से कहा अगर कंपनी बेचनी है तो मुझे 10 गुना ज्यादा दो। केनिन ने उसे बेवकूफ कहा। जियो ने बताया कि कोई बैंक उन्हें लोन नहीं दे रहा और केनिन की ऑफर शायद उनकी बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि 11.11 तक वह नहीं टिक पाएंगे। संती गुस्सा हो गया और जियो से कहा तुम चाहो तो अभी शादी करके कंपनी छोड़ दो। जियो भी नाराज हो गई। उसने अपना सामान बांधा और इन्वेस्टर के पास चली गई। संती को लगा जियो ने कंपनी का 30% इन्वेस्टर को बेच दिया, लेकिन असल में उसने अपने 5% शेयर्स बेचे और कंपनी के लिए लोन लिया ताकि वह 11 तक लड़ सके। संती जियो पर चिल्लाया, उसे धोखेबाज कहा, लेकिन जब उसे सच पता चला तो वह शर्मिंदा हुआ। जियो ने कहा मैंने अपने शेयर्स बेचे और लोन लिया ताकि कंपनी बचे। संती यह लोन नहीं लेना चाहता था, लेकिन जियो ने कहा अब और कोई रास्ता नहीं है। उस रात जियो ने अपने फियांसी को फोन किया। उसने बताया कि वह चाइना नहीं गया बल्कि होटल में ही रुका था, जियो का इंतजार कर रहा था। जियो रो पड़ी और कहा बस थोड़ी सी देर और 11 के बाद मैं तुझसे शादी, चाहे जीत हो या हार। उसका फियांसी मान गया। संती सोच रहा था कि 11 के लिए क्या कैंपेन करे। केनिन की घड़ी देखकर उसे एक आइडिया आया। उसने अपनी ट्रस्टेड टीम को बुलाया और एक सीक्रेट प्लान बताया। उसे शक था कि कंपनी में कोई धोखेबाज है, लेकिन उसने अपने प्लान को छुपा कर रखा। उसका प्लान था थंडर एक्सप्रेस 24 घंटे में डिलीवरी करेगी, जो कोई और कंपनी नहीं कर सकती। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी। लुइगी की टीम में एक लड़की लिनक्स धोखेबाज थी। केनिन का बेटा उसे उसकी माँ के ट्रीटमेंट के पैसे दे रहा था और उसने थंडर के सिस्टम को सैबोटेज करने को कहा। 11.11 के एक दिन पहले संती ने अपनी टीम को मोटिवेट किया। उसने कहा यह हमारी आखिरी लड़ाई है, आप सबने मेरे साथ इतना साथ दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। लुइगी ने भी अपनी टीम से बात की, खासकर लिनक्स से। उसने उससे माफी मांगी कि वह उस पर सख्त था और कहा जब हम जीत जाएंगे तब तेरी माँ के हॉस्पिटल जाएंगे। लिनक्स को बुरा लगा क्योंकि उसने टीम को धोखा दिया था। अगले दिन 11 लॉन्च हुआ और थंडर एक्सप्रेस की कैंपेन हिट हो गई। लोग उन्हें पसंद कर रहे थे, लेकिन केनिन की कंपनी ने भी सेम 24 आवर डिलीवरी वाली कैंपेन लॉन्च कर दी। संती ने कहा हम पहले आए इसलिए हम जीतेंगे। दोनों कंपनियों के बीच खींचतान थी। थंडर के वर्कर्स अपनी जॉब्स के लिए लड़ रहे थे क्योंकि अगर कंपनी हारी तो सबकी नौकरी जाएगी। केनिन की कंपनी के पास बेटर इक्विपमेंट था, लेकिन वह फिर भी पीछे रह रहे थे। केनिन के बेटे ने अपना आखिरी कार्ड खेला। उसने लिनक्स से कहा कि थंडर का सिस्टम क्रैश कर दो और उसकी माँ को फॉरेन ट्रीटमेंट के लिए भेज देंगे। लिनक्स ने यह कर दिया क्योंकि उसकी माँ की जिंदगी उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी। थंडर के सारे ऑर्डर्स उलट पुलट हो गए और सिस्टम बंद हो गया। संती ने लुइगी से कहा सिस्टम ठीक करो, लेकिन लुइगी ने कहा इसे ठीक करने में 20 घंटे लगेंगे। ऑर्डर्स का ढेर लग रहा था और ट्रक्स रुक नहीं रहे थे। अगर यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो थंडर हार जाएगी। संती ने लिनक्स को कहा तू चली जा, मैं तुझे पुलिस के हवाले नहीं करूंगा। लिनक्स को और भी बुरा लगा क्योंकि उसने दिल से यह नहीं करना चाहा था। तब संती को एक आइडिया आया। उन्होंने मैन्युअली ऑर्डर्स सॉर्ट करने का फैसला किया। उसने अपने वर्कर्स से कहा अपने सारे दोस्त और फैमिली को बुलाओ, मैं हर एक को एक दिन के 1000 वॉट्स दूंगा। पैसे के लिए संती ने अपनी कार बेचने का फैसला किया। वह लिटरली सब कुछ दांव पर लगा रहा था। टीम ने रिकॉर्ड टाइम में ऑर्डर्स सॉर्ट किए, लेकिन अब उनके पास ट्रक्स नहीं बचे थे। केनिन ने यह जानकर सारे लोकल ट्रक्स हायर कर लिए ताकि थंडर के पास कोई ऑप्शन न बचे। लेकिन संती ने आखिरी ऑर्डर्स प्लेन से भेजने का फैसला किया। वह सब कुछ टाइम पर डिलीवर करना चाहता था, लेकिन केनिन ने फिर से खेल खेला। उसने पुलिस के साथ मिलकर एयरपोर्ट के रास्ते में चेक करवाया। एक ड्राइवर डर गया। उसने कहा कि उसने ड्रग्स लिए हैं। टेस्ट में वह क्लीन निकला, लेकिन एक ट्रस्टेड वर्कर ड्रग टेस्ट में फेल हो गया। उसने कहा कि वह नींद के लिए मेडिसिन ले रहा था। और भी बड़ी प्रॉब्लम थी, ट्रक का रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा था। पता चला कि एक और वर्कर केनिन के लिए काम कर रहा था और उसने टेस्ट को सैबोटेज किया। संती ने रजिस्ट्रेशन ढूंढ निकाला और ट्रक चला दिया, लेकिन रास्ते में एक वैन उसके सामने आ गई और संती का बुरा एक्सीडेंट हो गया। बारिश शुरू हो गई और पैकेजेस भीगने लगे। तब उसके पुराने दोस्त जो पहाड़ों में साथ काम करते थे आ गए। उन्होंने सारे पैकेजेस एयरपोर्ट तक पहुंचा दिए। केनिन ने आखिरी चाल चली। उसने एयरलाइन के ओनर से कहा कि थंडर के पैकेजेस प्लेन से उतार दो, लेकिन संती ने जियो को सिर्फ अपने आप फ्लाइट नंबर बताया था, इसलिए केनिन के पास गलत नंबर था। इस तरह थंडर के सारे पैकेजेस टाइम पर डिलीवर हो गए। इतनी लड़ाई के बाद संती ने यह कर दिखाया। केनिन को पता चल गया कि वह हार गया। अगले दिन संती खुद डिलीवरीज कर रहा था, लेकिन थक कर बेहोश हो गया। जब संती उठा तो उसे कॉल आया कि 11 कंपटीशन का रिजल्ट आने वाला है। जैसे उसने कहा था, सिर्फ वही हार सकता है जो लड़ना छोड़ दे। उसकी सारी मेहनत और कुर्बानी रंग लाई। थंडर एक्सप्रेस ने कंपटीशन जीत लिया और साल भर के लिए 70,000 से ज्यादा डिलीवरीज का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। इससे वह देश की नंबर 1 शिपिंग कंपनी बन गई। सारे वर्कर्स खुशी से झूम उठे और रो पड़े क्योंकि उन्होंने भी अपना सब कुछ दांव पर लगाया था। थंडर एक्सप्रेस की जीत के बाद केनिन की कंपनी टूट गई। वह अब कॉम्पीट नहीं कर सकती थी।
इसलिए केनिन को अपनी कंपनी बेचनी पड़ी। उसका बेटा मायूस था, उसने गंदा खेल खेला, फिर भी हार गया। उसने कहा, मैं इस दुनिया के लिए नहीं बना, और अपने बाप की सारी कंपनियां छोड़ दी। जब संती ऑफिस वापस आया, जियो जा चुकी थी। टीम ने उसके लिए फेयरवेल पार्टी रखी थी, लेकिन संती जानबूझकर लेट आया क्योंकि उसे डर था कि जियो रुकने का फैसला कर लेगी। लुइगी ने संती को थैंक्स कहा और बोला, तेरे बिना मेरा टैलेंट बेकार चला जाता, तुझे इतना फोर्स करने के लिए शुक्रिया। वक्त के साथ थंडर एक्सप्रेस देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई और संती देश का एक अमीर आदमी। उसका पुराना बॉस न्यूज़पेपर में संती की फोटो देखा और खुश हुआ क्योंकि संती अब भी वह ब्रेसलेट पहनता था जो उसने उसे दिया था। एक दिन संती अपनी माँ को बताना चाहता था कि वह अपनी कंपनी का मालिक है। उसने कभी माँ को नहीं बताया था ताकि वह चिंता न करे, लेकिन जब वह सरप्राइज देने गया तो पता चला कि उसका छोटा भाई मोंटी ने माँ को सब कुछ पहले ही बता दिया था। माँ ने कहा, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। संती जियो के पास गया और उसके कंपनी के लिए हुए पैसे वापस किए। उसने जियो को थैंक्स कहा, तूने मुझे हार मानने से रोका और मेरा साथ दिया। फिर वह उसे अलविदा कहकर चला गया। जियो अपना सपना पूरा कर चुकी थी। उसने शादी कर ली, एक बच्चा हुआ और अपने पति के साथ एक बड़े से घर में रहती थी। फिर वो केनिन से मिलने गया। केनिन रिटायर होने वाला था, लेकिन एक दूसरे की इज्जत करते थे क्योंकि दोनों ने अपना एम्पायर खुद बनाया था। दोनों ने एक दूसरे को रिस्पेक्ट के साथ अलविदा कहा। ये कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी उतनी ही पसंद आई जितनी मुझे। अगर पसंद आई तो एक लाइक दे देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली कहानी मिस ना हो। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम 2019 की मनी नाम की एक ड्रामा और थ्रिलर से भरपूर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जो शेयर मार्केट के फ्रॉड और स्कैम पे बनी है। यदि आप लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं या फ्यूचर में जुड़ना चाहते हैं तो ये मूवी आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। और दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। कहानी की शुरुआत साउथ कोरिया की योइडो नाम की एक शहर से होती है जिसको साउथ कोरिया की फाइनेंशियल हब भी कहा जाता है। वहीं पर डीएम सिक्योरिटी नाम की एक ब्रोकरेज फर्म में माइक नाम का एक लड़का एज अ ब्रोकर काम करता है। माइक बहुत मेहनत और लगन से काम करता है, लेकिन इसके बावजूद वह एक कामयाब ब्रोकर नहीं बन पाया और उसका कमीशन हमेशा 0 ही होता है, जो उसके लिए एक शर्मनाक बात थी। वह अपने आसपास सक्सेसफुल ब्रोकर्स को देख के वो भी उनके जैसा बनना चाहता था और किसी भी हालत में सक्सेस और पैसा कमाना चाहता था। माइक एक बहुत ही गरीब परिवार से है। उसके माता पिता रास्पबेरी फार्मर हैं और जब भी उसे टाइम मिलता है वह फार्मिंग में उनका हेल्प करता है। ऑफिस में उसका खास दोस्त होता है केविन। दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे और एक साथ अब एक ही ऑफिस में काम भी करते हैं। केविन एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है। वह अपना खुद का इन्वेस्टमेंट फर्म खोलना चाहता है और एक्सपीरियंस के लिए वहां पर काम कर रहा है। माइक गरीब था, मगर इसके बावजूद केविन उसे अपना अच्छा दोस्त मानता है। खैर, डीएम सिक्योरिटीज में ब्रोकर्स जो अपने क्लाइंट के ऑर्डर्स के हिसाब से शेयर्स और सिक्योरिटी को उनके अकाउंट से बाय या सेल करते हैं और अपना कमीशन लेते हैं। मतलब जितना बड़ा ऑर्डर उतना बड़ा कमीशन। मार्केट 9 बजे स्टार्ट होता है और 3 बजे बंद होता है। मतलब 6 घंटे का टेंशन, और इसी बीच कोई खूब पैसा कमाता है और कोई गवाता है। अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस या फिर कहें तो बिग मनी के द्वारा स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेशन तो चलता ही रहता है। स्पेकुलेशन यानी शेयर्स के प्राइस को गिराकर उनको सस्ते भाव पे खरीदो और जब मार्केट में उनकी डिमांड बढ़े तो फिर उन्हें महंगे भाव में बेच दो, जो कि इलीगल है क्योंकि ऐसे स्पेकुलेशन से छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर्स बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन इस तरह की स्पेकुलेशन को रोकने के लिए जिस तरह हमारे यहाँ सेबी है, ठीक उसी तरह वहां पर फाइनेंशियल सुपरवाइजरी सर्विस, इन शॉर्ट FSS है। खैर, फिर एक दिन माइक को एक क्लाइंट का कॉल आता है। कॉल पर उसे क्लाइंट एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के 20,000 शेयर इतना कह के कॉल कट कर देता है। अब माइक समझ नहीं पाता कि स्टॉक को खरीदे या बेचे। वह थोड़ी देर सोचने के बाद स्टॉक को क्लाइंट के अकाउंट से खरीदता है, लेकिन थोड़ी ही देर में माइक को फिर से उस क्लाइंट का कॉल आता है। वह गुस्से में उसे कहता है कि मैंने शेयर बेचने को कहा था, खरीदने को नहीं। तो अब वह क्लाइंट उसके पैसे वापस मांगता है। माइक की गलती की वजह से उनको क्लाइंट को कंपनी के फंड से पैसा वापस देना पड़ा। इसलिए मैनेजर सबको कहता है कि क्योंकि कंपनी के फंड से क्लाइंट को पैसा देना पड़ा, इस महीने किसी को कमीशन नहीं मिलेगा। तो सब माइक पर गुस्सा होते हैं। अब ये सब लियन देख रहा था। लियन यहाँ का सबसे बड़ा ब्रोकर है और उसका नाम कमीशन लिस्ट में हमेशा टॉप में रहता है। वे माइक से कहता है कि एक जमाने में मेरी भी हालत तुम्हारी तरह थी, पर जब से मैं एक सीक्रेट इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ काम करने लगा, मेरी हालत सुधरने लगी और मैं इस कंपनी का टॉप ब्रोकर बन गया। लियन माइक से कहता है कि जैक नाम का एक ब्रोकर है, उसके पास मार्केट की सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन रहती है। सब उसके साथ काम करना चाहता है और मैं भी उसके साथ काम करता हूँ, क्योंकि जिन्होंने उसके साथ काम किया है वह आज टॉप ब्रोकर बन चुके हैं। अब लियोन की शानो शौकत और सक्सेस देखकर माइक भी जैक के लिए काम करना चाहता है। अब माइक जैक से मिलता है। जैक की पर्सनालिटी देख वह हैरान रह जाता है। जैक उसे एक फोन देता है और कहता है, तुम्हें सैमुअल एसेट नाम का एक अकाउंट हैंडल करना है और तुम्हें इस फोन पर कल एक कॉल आएगा। फोन पे तुम्हें जैसा कहा जाए ठीक वैसा ही करना।
अगर तुम ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हैंडल करोगे तो तुम्हें अच्छा खासा कमीशन मिलेगा और आगे हमारे साथ काम करने का मौका मिलेगा। जैक ये भी कहता है कि वह ये सब बातें किसी से भी जिक्र ना करें। अगले दिन माइक उस सैमुअल एसेट का डीमेट अकाउंट खोलता है जिसमें $50 मिलियन डिपॉजिट था। वह अकाउंट को डीलिंग के लिए रेडी रखता है। तभी उस फोन पर उसे एक कॉल आता है और उसे कहता है कि मार्केट शुरू होते ही स्प्रेड कंपनी के 15 लाख शेयर्स मार्केट में अवेलेबल होंगे। उसमें से तुम्हें 9 लाख शेयर्स खरीदने हैं। स्प्रेड एक लार्ज कैप कंपनी है, उसके मार्केट में कभी 50,000 से ऊपर शेयर बेचने नहीं आते, तो कोई इतनी क्वांटिटी में शेयर क्यों बेचेगा। तभी हमें पता चलता है कि एक ब्रोकरेज कंपनी में एक ब्रोकर जो जैक के लिए काम करता है, उसी ने स्प्रेड कंपनी के 15 लाख शेयर्स जैक के कहने पर बेचने के लिए रखा था। अब जैसे ही 9 बजे मार्केट शुरू होता है, माइक 9 लाख शेयर्स खरीदने में लग जाता है। यहाँ मार्केट में इतनी बड़ी कंपनी का शेयर इतनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, देखकर हंगामा मच जाता है। माइक जैक के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से उसमें से सिर्फ 9 लाख शेयर्स खरीदता है। खैर, अब इस ट्रांजैक्शन की खबर DM सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट को लगती है, तो उसे विश्वास नहीं होता कि माइक ने इतनी बड़ी डील की है। तो वो उस क्लाइंट को कॉल बैक करके कंफर्म करता है। तब वह क्लाइंट के इन्फॉर्मेशन देता है कि उसी ने शेयर खरीदने को कहा था, मगर वो क्लाइंट फेक होता है। अब इस बड़े ट्रांजैक्शन के बाद शेयर मार्केट में उथल पुथल होती है। दरअसल हांगकांग के एक बैंक ने कुछ सिक्योरिटी को मार्केट प्राइस से काफी कम में बेचा होता है और अचानक मार्केट में इतने शेयर्स अवेलेबल होने की वजह से उनकी मार्केट वैल्यू गिरती है। तो इस वजह से पूरा मार्केट भी नीचे गिर जाता है। गिरती हुई मार्केट का फायदा उठा के जैक कई कंपनी के शेयर्स सस्ते दाम पर खरीदता है। 15 लाख में से 9 लाख शेयर्स खरीदना ये तो एक दिखावा था, मगर असली मकसद तो पूरे बिलियन के मार्केट को गिराना था। अब इस डीलिंग की खबर फाइनेंशियल सुपरवाइजरी सर्विस, इन शॉर्ट FSS को लगती है, जो कोरिया के शेयर मार्केट फ्रॉड को कंट्रोल करती है। इन्वेस्टिगेशन के लिए केस रॉय नाम के एक इन्वेस्टिगेटर को दिया जाता है और रॉय स्प्रेड के स्कैम को लेके इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। मगर स्प्रेड के शेयर बेचने वाला वो ब्रोकर देश छोड़ के भाग गया है। तो अब वह शेयर्स खरीदने वाले सैमुअल एसेट के ऑफिस में पहुंचता है, मगर वो ऑफिस खाली होता है। वहां तो बस एक आदमी होता है जो जैक के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा था और अपना कमीशन लेके कब का गायब हो चुका था। तो अब रह जाता है माइक, जो इस ट्रांजैक्शन में ब्रोकर था। तो रॉय उसके पीछे लग जाता है। दूसरी तरफ रॉय माइक को कहता है कि उसने उसका कमीशन $6 लाख के ऊपर का अमाउंट बहामास में एक ओवरसीज अकाउंट खोलकर वहां डिपॉजिट कर दिया है और किसी को शक ना हो इसलिए अकाउंट मार्क चो यानी फेक नेम से खोला गया था। माइक अब उन पैसों से एक आलीशान फ्लैट खरीदता है और उन पैसों से अपने माता पिता को एक बेहतरीन जिंदगी देने की कोशिश करता है और ये देख दोनों बहुत खुश होते हैं। वह डिनर के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को एक महंगे रेस्टोरेंट लेकर जाता है। फिर उसी रेस्टोरेंट के वॉशरूम में पहली बार माइक की मुलाकात रॉय से होती है। रॉय अपना विजिटिंग कार्ड माइक को देता है और कार्ड को देख माइक को शक होता है कि कहीं FSS की नजर उस पर तो नहीं है। खैर, अब जैक अगले डील के लिए माइक को मिलने बुलाता है। वह माइक से कहता है कि अगली बार उसे प्रोग्राम ट्रेडिंग करनी होगी। प्रोग्राम ट्रेडिंग मतलब बहुत सारे अलग अलग शेयर्स के ऑर्डर को एक साथ एक बार में एग्जीक्यूट करना। तो अलग अलग शेयर्स का मिलकर एक बास्केट बनाया जाता है और उन्हें एक साथ एक बार में बेचने के लिए रखते हैं, जो एक प्रोग्राम के जरिए किया जाता है। अब मार्केट गिरना शुरू होता है तो माइक को बल्क में शेयर्स की ऑर्डर मिलती है। माइक को करीब 139 मिलियन के शेयर्स बाई करने की ऑर्डर्स मिलती है, जो वो प्रोग्राम ट्रेडिंग के जरिए कुछ ही मिनटों में पूरी करता है। टोटल मिला के 700 मिलियन के ट्रांजैक्शन होते हैं, जिसमें माइक को 1,75,00,000 का कट मिलता है। ये देख ऑफिस के सभी लोग उसकी तारीफ करने लगता है। अब रात को रॉय माइक को उसके अपार्टमेंट के नीचे मिलता है और उसे कहता है कि अब उसकी नजर उस पर है। यह सुनकर वह टेंशन में आ जाता है। अगले दिन माइक जैक को मिलने बुलाता है और ये सब बात जैक को बताता है। तब जैक उसे दिलासा देता है कि रॉय के पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन तुम डर गए तो बात बिगड़ सकती है, और उसे कुछ दिन के लिए वेकेशन पर बहामास जाने के लिए सलाह देता है। माइक वेकेशन के लिए बहामास निकल जाता है। वहां वह उस बैंक में जाता है जहां जैक ने उसका कमीशन डिपॉजिट किया है और देखता है अपने अकाउंट में $1.41 मिलियन डिपॉजिट है। और यह देख माइक को विश्वास नहीं होता। वह हैरान रह जाता है और खुशी से झूम उठता है। वहां से कुछ पैसे लेकर अब वह एंजॉय करने निकल जाता है, जहां उसकी मुलाकात डेविड से होती है, जिसकी न्यूयॉर्क में एक इन्वेस्टमेंट फर्म है। दोनों एक दूसरे का विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज करते हैं। जब माइक वापस आया तो उसने देखा कि FSS के लोगों ने उसके ऑफिस पर रेड डाली है और उसकी वजह है खुद माइक, जिसने पिछले कुछ दिनों में की हुई डीलिंग्स FSS की नजर में आई है, जिसे लेकर DM की इंक्वायरी कमेटी उसकी पूछताछ करती है। इस वजह से प्रेसिडेंट लियन को जॉब से निकाल देते हैं और उसका सारा काम माइक को सौंपते हैं, जिससे लियन माइक पर खासा नाराज होता है और उसे भला बुरा कहकर वहां से चला जाता है। को अब इन सब बातों की परवाह नहीं, वह अपने पैसों की मस्ती में चूर है और बड़ी बड़ी ऑर्डर की वजह से माइक का ऑफिस में रोब भी बढ़ जाता है और कमीशन में उसका नाम हमेशा टॉप में रहता है। दरअसल वो अनजाने में शेयर्स में स्पेकुलेशन कर रहा था, जिसका उसे खुद पता नहीं होता।
फिर एक रात माइक को एक अननोन नंबर से फोन आता है। फिर अगले दिन उसे न्यूज़ से पता चलता है कि बेक नाम का एक ब्रोकर ने सुसाइड की है। और तब माइक को पता चलता है कि वह ब्रोकर भी जैक के साथ काम करता था, क्योंकि माइक उसे एक बार देखा था जब वह जैक से मिलने गया था। अब पुलिस माइक से पूछताछ करती है, क्योंकि सुसाइड करने के पहले बेक ने लास्ट कॉल माइक को किया था। अब ऑफिस में माइक पिछले कुछ ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखता है तो उसे पता चलता है कि जिन 2 ब्रोकर ने माइक के साथ प्रोग्राम ट्रेडिंग की थी उसमें बेक का भी नाम था। खैर, रॉय माइक की कलीग किम के पास जाता है, क्योंकि किम भी मार्केट में थोड़ा बहुत स्पेकुलेशन करती है, इसलिए रॉय उसकी भी इंक्वायरी करता है। रॉय उससे कहता है, अगर तुम्हें जेल जाने से बचना है तो मेरा एक काम करना होगा। वह किम को माइक की कंप्यूटर से उसका ट्रांजैक्शन डेटा चोरी करके लाने को कहता है। फिर रॉय हैंग नाम का एक ब्रोकर के पास जाता है जो जैक के लिए काम करता है। रॉय उसका भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है, क्योंकि उनके शक के दायरे में वह भी आ चुका था। अब हैंग लियन से मिलता है। दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि हैंग ने ही लियन को जैक के साथ काम करने के लिए कहा था। दोनों को आप पता चल चुका था कि जैक उन्हें मोहरा बनाकर असली गेम खेल रहा था, और अगर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो वह दोनों फंसेंगे। इसीलिए दोनों फैसला करते हैं कि वह दोनों रॉय का साथ देगा और जैक को पकड़ने के लिए उसकी मदद करेगा। दूसरी तरफ माइक हैंग के ऑफिस जाता है उससे मिलने के लिए। तभी वह वहां देखता है कि हैंग ने बिल्डिंग से कूद के सुसाइड कर लिया है, लेकिन वह सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है, क्योंकि जैक ने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के जरिए उसे मरवाया था। ये सब देख माइक अब टेंशन में आ जाता है। केविन माइक को समझाता है कि वो जो कुछ कर रहा है उससे वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है और उसे सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, और रॉय भी उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है, लेकिन माइक उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। खैर, जैक माइक को मिलने बुलाता है। जब वह जैक से मिलता है तो जैक उससे कहता है कि उसे अब नेकेड शॉर्टिंग करनी होगी, जो शेयर मार्केट में इलीगल है। काम 35 मिलियन का है, जिसमें माइक का कट 5 मिलियन का होगा। नेकेड शॉर्ट सेलिंग, जिसमें बिना शेयर उधार लिए ही उन्हें बेच दिया जाता है, यह सामान्य शॉर्ट सेलिंग से अलग है, जहां पहले शेयर उधार लिए जाते हैं और फिर बेचे जाते हैं। लेकिन नेकेड शॉर्ट सेलिंग में यह भी नहीं देखा जाता कि वो शेयर असल में अवेलेबल हैं भी या नहीं, और फिर भी उन्हें बेच दिया जाता है। इससे शेयर की कीमत पर गलत तरीके से दबाव बन सकता है, जिससे मार्केट में उतार चढ़ाव और हेर फेर हो सकती है, खासकर जब वह शेयर बड़ी क्वांटिटी में हो। अब दूसरे दिन माइक को क्लाइंट का फोन आता है और वो उसे सिग्नल टेक कंपनी के 70,000 शेयर्स खरीदने बोलता है। जैसे ही माइक उसे खरीदने में लग जाता है, तभी एक और क्लाइंट का फोन आता है। वो उसे और 80,000 शेयर्स खरीदने बोलता है। दरअसल जैक दूसरे क्लाइंट के थ्रू शेयर खरीद रहा था, और ऐसा करके वह उस कंपनी के पूरे 20 मिलियन के शेयर्स माइक के जरिए लो प्राइस में बाय कर लेता है। माइक न्यूज में देखता है कि 2 दिन पहले सिग्नल टेक कंपनी में आग लग गई थी, जिसका फायदा उठा के जैक ने नेकेड शॉर्ट सेलिंग करके सिग्नल टेक के काफी शेयर्स मार्केट में बेचने के लिए अवेलेबल है करके दिखाया था, जिससे डर कर इन्वेस्टर अपने शेयर्स मार्केट में बेचने लगता है, जिससे उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस तेजी से नीचे गिरने लगता है। इसी का फायदा उठा के जैक उन्हें कौड़ियों के भाव खरीद लेता है। माइक अब पूरा खेल समझ जाता है और उसे यकीन था कि आग भी जैक ने ही लगाई है। दरअसल सिग्नल टेक जैसे जो कंपनी बैंकरप्ट होता है, उनके शेयर्स के प्राइस को पूरे बॉटम तक ले जाके जैक उन्हें पूरी तरह से कौड़ियों के भाव में खरीदता है और कंपनी पे कब्जा करके फिर उन कंपनी के एसेट्स को बेचता है और $1 मिलियन का प्रॉफिट कमाता है। दूसरी ओर किम मौका देखकर माइक के कंप्यूटर से पेन ड्राइव पे उसकी ट्रांजैक्शन की डेटा चोरी करती है। जैक लियन का एक्सीडेंट करवाता है, जिसकी वजह से वह कोमा में चला जाता है, और जैक माइक को हॉस्पिटल बुलाकर उसे लियन की हालत दिखाते हुए धमकाता है कि अगर उसने उसके साथ गद्दारी की तो उसकी भी हालत उनकी तरह होगी। अब माइक पूरी तरह से फंस चुका था। इधर रॉय सिक्योरिटी यूनिट के साथ डीएम सिक्योरिटी पे रेड डाल के उनके सारे अकाउंट्स की फाइलें जब्त करता है। रॉय माइक को अपने साथ ले जाता है। रॉय उसे दिखाता है कि कितने सारे ब्रोकर्स और कंपनियां जैक की वजह से बर्बाद हुई हैं। रॉय सबूत के रूप में उसे दिखाता है कि उसके पास माइक की सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी है जो किम ने उन्हें दिया है। तभी माइक को मैसेज आता है कि केविन की फादर की कंपनी यूजिंग डूब चुकी थी और बैंकरप्सी की कगार में है। तभी उसे बोर्ड पे दिखाई देता है कि अब जैक का अगला शिकार केविन की फादर की कंपनी है। तब उसे सब समझ आ जाता है कि जैक नेकेड शॉर्ट सेलिंग करके केविन की फादर की कंपनी कौड़ियों के भाव खरीदना चाहता है। अब रॉय उसे ऑफर देता है कि अगर वह जैक को पकड़ने में उसकी हेल्प करेगा तो वो उसे छोड़ देगा। खैर, अब माइक केविन को जाके मिलता है और उससे वादा करता है कि कल जब मार्केट ओपन होगा तब तुम्हारी कंपनी की यानी वूसंग की शेयर का प्राइस बढ़ेगा, जो अब बॉटम पर है। मैं तुम्हारे फादर के कंपनी के सब शेयर बाय करूंगा। तब केविन कहता है कि उसके अंकल कंपनी को सस्ते में किसी और कंपनी को बेचना चाहता है। तब माइक उनसे कहता है कि जल्दबाजी में कंपनी को सस्ते में मत बेचो, उसे मैं ऊपर उठाऊंगा, मुझ पर भरोसा रखो। अगले दिन सुबह मार्केट खुलते ही माइक अपने कलीग से कहता है कि वूसंग के सब शेयर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के अकाउंट से खरीदो, जिससे कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। दूसरी तरफ केविन अपने अंकल को उनके हिस्से के शेयर्स बेचने को रोकता है और उन्हें थोड़ा वेट करने बोलता है।
इस दौरान जैक माइक को कॉल करता है, लेकिन माइक उसका कॉल रिसीव नहीं करता। इस डील का पता रॉय को चलता है और वह ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की ऑफिस की ओर निकलता है। अब माइक मार्केट में वूसंग के 9 मिलियन के शेयर्स बेचने के लिए अवेलेबल कराता है, जो माइक ने ही ग्लोबल के अकाउंट से कुछ घंटे पहले खरीदा था। अब यहाँ हमें माइक का असली प्लान पता चलता है। आपको याद होगा माइक डेविड से बहामास में मिला था और उसकी न्यूयॉर्क में एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। तो माइक डेविड के जरिए वूसंग का शेयर खुद खरीदता है। अब सवाल आता है माइक के पास इतना पैसा आया कहां से? तो बहामा के बैंक में जहां माइक का आज तक की कमाई लगभग $7 मिलियन जमा था, वही उस पैसे से वूसंग के शेयर्स को डेविड के कंपनी के जरिए खरीदता है। अब मार्केट में वूसंग के शेयर की कीमत बढ़ती है तो ज्यादातर इन्वेस्टर और केविन के अंकल अपने शेयर नहीं बेचता। इससे जैक का वह कंपनी खरीदने का प्लान फेल हो जाता है, जिससे वह बहुत गुस्सा होता है। जैक अपने किलर को माइक को मारने भेजता है, लेकिन सिक्योरिटी के लोग माइक के साथ होने के कारण किलर कुछ कर नहीं पाता। अब रॉय जैक की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी पे रेड डालता है, मगर जैक निकल चुका था। जब रॉय जैक को किसी भी हाल में पकड़ना चाहता था तो माइक उससे कहता है ये जैक जरूर उसे मिलने बुलाएगा, जैसा कि माइक ने सोचा था। जैक उसे मिलने मेट्रो स्टेशन बुलाता है। माइक उससे मिलने वहां पहुंचता है, लेकिन जैक को माइक के साथ बातें करते समय उसको पता चलता है कि माइक ने अपने कोट में माइक्रोफोन छुपाया है, जिसके जरिए उनकी बातें रॉय सुन रहा है। तभी जैक का किलर माइक के पेट में चाकू से वार कर देता है, लेकिन रॉय आके उस किलर को पकड़ता है और साथ ही जैक को भी पकड़ता है। जैक को लगता है उनके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन माइक उन्हें वो रिकॉर्डर देता है जो उसने जैक से उसकी पहली मुलाकात से उनकी बातें रिकॉर्डिंग की थी। अब रॉय जैक को अरेस्ट करके ले जा रहा होता है तो मौका देख के माइक ट्रेन से भाग जाता है और रॉय को फोन करके सब लोकेशन बताता है जहां उसने जैक की दी हुई फोन वगैरह छुपाया था। तभी ट्रेन में बैठे माइक की नजर ट्रेन से ट्रैवल कर रहे एक आदमी पे जाती है और यहीं पर मूवी खत्म होती है। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।